नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं। ये घटनाक्रम जुड़ता है देश के जाने माने पर्यावरणविद और एक तरह से समाज से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों को उठाने वाले व्यक्ति सोनम वांगचुक से, और इनसे आप भी परिचित होंगे। इन पर देखें तो इस समय बड़ा न्यूज जो है वो सर्कुलेट हो रही है, और इन्हीं के संदर्भ में एक बड़ी जो अपडेट है जो इस समय देखें तो चर्चा का विषय बनी हुई है कि जो सोनम वांगचुक है उन्हें एनएसए जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है उसके तहत गिरफ्तार किया गया है। तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर अब चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है जिसे हम एनएसए कहते हैं उसके तहत चूंकि इन्हें गिरफ्तार किया गया, कई सारे एलिगेशन इनके ऊपर लगाए गए हैं, तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर अब इनके साथ क्या होगा। ये सबसे अहम प्रश्न है। तो इसी प्रश्न की एक जांच पड़ताल करेंगे। इसके अलावा देखें तो इन पे कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक तरह से देखें तो जो विदेशी फंड है उसको लेने के संदर्भ में कि इन्होंने एक तरह से इनकी जो एनजीओ है उसमें जो विदेशी फंड आया है उसका कहीं ना कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि दो मुद्दे हैं जिन पर खास तौर पे सोनम वांगचुक के ऊपर एक तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं या उन मुद्दों के आधार पर उन्हें घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तो मूल रूप से हम घटनाक्रम को संक्षिप्त में देखेंगे, और ये जो दोनों कह सकते हैं कि एलिगेशन लगाए गए हैं इनके संदर्भ में खास तौर पे जो बातें कही जा रही हैं उन पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है क्या जिसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा देखेंगे तो दूसरा जो पहलू देखने को मिल रहा है कि खास तौर पे इनके जो भी एजेंसियां हैं उनके संदर्भ में जो कहा जा रहा है कि वित्तीय लेन देन को लेकर जो एलिगेशन लगाए गए हैं जिसके संदर्भ में खास तौर पे इनके जो भी इस तरह के जो भी एनजीओज हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिए गए हैं। तो ये एक अहम मुद्दा है। इस पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या अपने देश में जो विदेशी फंड है उसको प्राप्त करने के संदर्भ में क्या कोई कानून है, क्या कोई प्रावधान है, या इस तरह के जो भी अपने देश में संरचना है उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो कानून है उसकी हम चर्चा करेंगे कि जो भी FCR है जो एक्ट बनाया गया है, मूल रूप से देखें तो फंडिंग के संदर्भ में ये कानून अपने देश में बनाया गया कि विदेशी जो चंदा है वो लेने के लिए एक खास अधिनियम अपने देश में चलता है जिसे हम FCRA कहते हैं। तो इस जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रेगुलेशन एक्ट है इस पर भी बात करेंगे और एनएसए पर भी बात करेंगे। एनएसए से जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी पहलुओं पर हम बात करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए एक न्यूज़ आर्टिकल हम ले रहे हैं जिसके आधार पर हम पूरा एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए द इंडियन एक्सप्रेस में ये पूरा जो आर्टिकल है ये यहाँ पर प्रकाशित हुआ है। जो वांगचुक है ये डिटेन्ड है अंडर एनएसए। यही बात कही जा रही है कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है उसके तहत डिटेन किए गए। इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर डिटेन कहने का मीनिंग क्या है। इसके अलावा देखेंगे तो सोनम जो वांगचुक है इनको विदेशी जो फंडिंग है उस विदेशी फंडिंग के तहत वित्तीय हेरा फेरी कह सकते हैं या लेन देन में जो अनियमितता है वो बरतने के क्रम में क्या है कि इनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो सोनम वांगचुक के संदर्भ में देखने को मिल रही हैं। और लद्दाख को चूंकि एक राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बड़े समय से ये संघर्षरत रहे हैं, और इसी बीच में देखें तो इनके द्वारा या फिर इनके नेतृत्व में जो लद्दाख क्षेत्र है वहाँ पर बड़े स्तर पर जो आंदोलन देखने को मिला, फिर वहाँ पर कह सकते हैं कि उपद्रव मच गया। एक तरह से देखें तो भगदड़ मच गई और उसमें काफ़ी लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। इसके बाद देखें तो वहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है, और इसी के संदर्भ में और भी जो एक तरह से जो आरोप हैं उनके तहत इन्हें डिटेन किया गया है। वहाँ के जो लद्दाख के डीजीपी हैं उन्होंने भी कई सारे आरोप लगाए, उन पर भी एक एक करके हम बात करेंगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो कारण है जिस कारण से देखें तो जो वांगचुक है वो इस समय चर्चा में है, क्योंकि लद्दाख में जो विरोध प्रदर्शन है इनके विरोध प्रदर्शनों के बीच में ही सोनम वांगचुक का जो वित्तीय जो अनियमितता है उसके आरोप इनके ऊपर लगाए गए। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। गृह मंत्रालय ने उनके एनजीओ के जो भी रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिए हैं। सीबीआई ने कहीं ना कहीं देखें तो FCRA जो एक्ट है उसके उल्लंघन की जाँच भी शुरू कर दी है। विदेशी जो फंड है उसके तहत जो व्यक्तिगत जो खाते हैं
हैं उनके लिए देखें तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसकी भी जांच इनके ऊपर की जा रही है। तो इस तरह के बहुत सारे गंभीर जो एलिगेशन है वो इनके ऊपर लगाए जा रही है। ये अलग बात है कि इनमें कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है, क्योंकि अब तक अगर हम जो एक अपना पर्सनल जो ओपिनियन है कि सोनम जो वांगचुक है ये अब तक एक पर्यावरणविद के रूप में पूरे देश में विख्यात है। एक कह सकते हैं कि बड़े ही महत्वपूर्ण जो सोच हो सकती है, जो थ्री इडियट्स मूवी में हमने देखा था और उसमें इनके ही कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी को वहां पर आमिर खान जो एक्टर हैं उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो उस दौरान भी देखें तो ये काफ़ी चर्चा में थे। इसके अलावा देखेंगे तो लद्दाख से जुड़े हुए बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनको उठाने के क्रम में ये हमेशा चर्चा रहा। यहाँ तक कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई सारे जो मंच हैं वहाँ पर ये महत्वपूर्ण वक्ता के तौर पर शामिल होते रहे। कई सारे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो अवार्ड है वो भी इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। तो ये एक तरह से देखें तो असाधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और कई बार देखें तो कई सारे ऐसे मुद्दों पर इनके जो विचार हैं उनको कोट भी किया जाता है। तो इनकी जो बातें हैं अब तक बड़े ही तवज्जो के साथ अपने देश में रखी जाती थी। यहाँ तक कि कई बार देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इनके संदर्भ में बहुत अच्छी बातें कही हैं। इन्होंने भी कई बार उन्हें सपोर्ट किया है उनके संदर्भ में कि हाँ ठीक है, जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं उनके जो नए नए जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी कारगर है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं। और अगर आज के लेख की बात करेंगे तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो बातें होंगी वो तो एक निवारक जो निरोध है उसके बारे में हम बात करेंगे। निवारक जो निरोध है एनएसए है, दोनों में मूल डिफरेंस क्या है या एनएसए आखिर क्या प्रदान करता है, क्या उसके प्रावधान है, वांगचुक के जो कानूनी उपाय हो सकते हैं या एनएसए का पिछला जो उपयोग है या दुरुपयोग है या उससे जुड़े हुए जितने भी प्रावधान हैं उन पर हम आज डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करें तो देखिए शुक्रवार को ही राष्ट्रीय जो सुरक्षा कानून है जो एनएसए है उसी के तहत वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद वांगचुक को लद्दाख से दूर दराज जोधपुर के जेल में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि इसमें दुनिया भर में देखें तो एक तरह से जो जेनजी जो आंदोलन हो रहे तो हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार का ये सोचना होगा कि वहां स्थानीय जेलों में अगर रखा जाता है तो हो सकता है कि प्रोटेस्ट और बढ़ जाए या इस तरह के जो भी आंदोलन हो रहे थे जिस पर कहीं ना कहीं देखें तो वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति देखने को मिली जिसमें काफ़ी लोग मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं। तो हो सकता है कि इस तरह के जो भी पहलू हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन्हें वहां से दूर जेल में एक तरह से डिटेन किया गया है। इस पूरे मामले में भारत के सबसे कठोर निवारक निरोध जो कानून है उनमें से एक राष्ट्रीय जो सुरक्षा अधिनियम आता है उसको कहीं ना कहीं लेकर अब लोगों के बीच में जिज्ञासा बढ़ चुकी है, जिसका इस्तेमाल अतीत में अलगाववादी गैंगस्टर्स कट्टरपंथी जो प्रचार है उनके खिलाफ किया जाता रहा और वो कहीं ना कहीं इस समय सोनम वांगचुक के ऊपर एक तरह से लगा दिया गया है। तो ये जो कानून है ये सरकारों को सार्वजनिक जो व्यवस्था है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे होते हैं उनके लिए खतरा समझे जाने वाले व्यक्तियों के लिए कहीं ना कहीं हिरासत में लेने की अनुमति देता है। तो क्या वाकई में जो सोनम वांगचुक है ये क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है? ये एक सबसे गंभीर बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एनएसए के तहत जो इनके डिटेन करने की बात की जा रही है, जेल भेजे जाने की बात कही जा रही है, ये इस समय खास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी बात करें तो लद्दाख में के जो पुलिस महानिदेशक है उनके तरफ से भी कई सारे जो वक्तव्य हैं वो दिए गए हैं। खास तौर पे देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि जो सोनम वांगचुक है इनके पाकिस्तान के साथ भी संबंध रहे। ये एक बड़ा एलिगेशन लगाया गया यहाँ के लद्दाख के जो डीजीपी हैं। दूसरी बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि वांगचुक के द्वारा भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनकी जो यात्राएं हैं वो भी कहीं ना कहीं संदिग्ध है। डीजीपी जामवाल है उन्होंने खुलासा किया कि पुलिस ने एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो ऑफिसर्स है उसको गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पे देखें तो वांगचुक के संपर्क में था। इस तरह की जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं देखें तो नेशनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों से जुड़ती हैं। अब इनके संदर्भ में जो जांच है वो चल रहा है। यही नहीं, डीजीपी का ये भी कहना है कि हमने हाल ही में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स को भी गिरफ्तार किया जो यहाँ पर जानकारी इकट्ठा कर रहा था लद्दाख वाले क्षेत्र में, खासतौर पर सोनम वांगचुक के जो आंदोलन है उनसे जुड़े हुए जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, जो इमेजेस हैं, जो घटनाक्रम है, उनकी पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो आईएसआई को भेज रहा
रहा था। इसका पूरा रिकॉर्ड पुलिस प्रशासन के पास है। इस तरह का बात यहाँ पर रखी गई है डीजीपी के द्वारा। वहीं सोनम जो वांगचुक है, ये एक तरह से देखें पाकिस्तान में जो डॉन वहाँ का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग्रेजी अखबार है, उसके एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। वो बांग्लादेश भी गए थे, इसलिए उन पर एक तरह से ये पुलिस का कहना है कि सवालिया जो निशान है या प्रश्न चिन्ह है वो भी एक तरह से यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है। तो इस तरह के जितने भी मामले हैं उनके संदर्भ में पुलिस का यही कहना है कि हमारी जांच चल रही है, हम इसकी पूरी जो प्रक्रिया है उसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं कि वास्तव में वांगचुक का कोई संबंध इस तरह के जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं या जो भी संभावित एक जो दायरा खंगाला जा रहा है पुलिस के द्वारा कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वो बड़ा ही सेंसिटिव माना जाता है, खासतौर पे भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस कारण से ऐसे विभिन्न सारे जो पहलू हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं, उनके संदर्भ में जो जांच है वो की जा रही है। अब कुछ महत्वपूर्ण पहलू है जिन पर हम बात कर सकते हैं, जैसे सोनम जो वांगचुक है, इनके साथ अब क्या होगा, ये एक खास बात है, क्योंकि एनएसए के तहत उन्हें बिना मुकदमा 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये बात सबसे अहम होती है, और ये जो अवधि है ये अधिकतम क्या हो सकती है, ये 12 महीने हो सकती है। तो यहाँ पर ये बात है कि चूंकि एनएसए जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, इसके तहत बिना किसी मुकदमा के क्या हो सकता है कि इन्हें हो सकता है कि 3 महीने जेल में रखा जाएगा, और ये जो समय सीमा है 3 महीने, ये बढ़ाकर 12 महीने भी की जा सकती है। ये इस कानून के प्रावधान के तहत आता है। अब न्यायिक जो अधिकार है उसकी अगर हम बात करें कि वांगचुक का अगर हम बात करें तो इनके संदर्भ में न्यायिक अधिकार की जो बात है वो ये कहा जा रहा है कि वांगचुक तुरंत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, 2 बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नियमित जो जमानत है उसकी अर्जी क्या लगा पाएंगे। तो सीधे तौर पे इस कानून के तहत अगर कोई डिटेन किया गया है तो वो अर्जी नहीं लगा सकता, ये खास बात है। केवल एक तरह से हैबियस जो कॉर्पस होता है उस रीट के जरिए ही क्या है, चुनौती दी जा सकती है एनएसए कानून को। तो इस कारण से देखें तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब सोनम वांगचुक के लिए थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा देखें तो जो एडवाइजरी बोर्ड है उसके संदर्भ में कहा जाता है कि 3 महीने से ज़्यादा जो हिरासत के लिए क्या करना होगा कि केस को हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनके बोर्ड के पास भेजा जाएगा। वही ये तय करेंगे कि क्या वास्तव में जो गिरफ्तारी है वो सही है या फिर जायज है, ये उनके द्वारा तय किया जाएगा। तो 3 महीने के से ज़्यादा अगर हिरासत में यहाँ पर देखें प्रशासन रखता है तो फिर क्या करना होगा कि इसे एक खास तौर पे हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके गठित कोर्ट में इसे केस को ले जाना होगा। वहीं पर तय किया जाएगा कि जो गिरफ्तारी है वो सही है या नहीं है। अब इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें कि एक बड़ा जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है जो कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक को क्या किया गया है, एनएसए के तहत देखें तो यहाँ पर क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। तो सबसे खास बात है कि क्या इसका कोई प्रभाव देखने को मिल सकता है, और वो जो प्रभाव है वो दोनों स्तर पे होगा, या तो राजनीतिक स्तर पे या फिर सामाजिक स्तर पे। अगर हम बात करें कि इसके जो प्रभाव है चाहे वो राजनीतिक स्तर पे या सामाजिक स्तर पे क्या हो सकते हैं, ये सबसे खास और अहम बात हो जाता है। तो यहाँ पर वांगचुक की जो गिरफ्तारी है लद्दाख में असंतोष को बढ़ा सकती है, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरी बात के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सरकार है उसकी जो आलोचनाएं हैं उनको जन्म दे सकती है, और इसका जो इम्पैक्ट है ये क्या होगा, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे होगा। कहीं ना कहीं देखें तो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए ये ठीक नहीं होगा। दूसरी बात की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो मामला है ये ह्यूमन राइट्स और लोकतांत्रिक जो स्वतंत्रता है उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक खास बात जो कही जा रही है वांगचुक के द्वारा, जो उनकी अपनी जो एक आज़ादी है, एक लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका हनन का भी ये मामला माना जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर सोनम वांगचुक की अगर हम बात करें तो सोनम वांगचुक के द्वारा जितने भी यहाँ पर पहले अभी तक अगर हम देखेंगे कि जो भी यहाँ पर प्रदर्शन किए गए वो बड़े ही शांतिपूर्ण थे, वो पीसफुल थे, उसमें कोई भी इस तरह का हिंसा, तनाव या आंदोलन जैसी कोई बात नहीं थी। ये अलग बात है कि लास्ट में जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं देखें तो हिंसाग्रस्त हो गया
ये अलग बात है कि इसके बाद इन्होंने इस आंदोलन को एक तरह से समाप्त करने की घोषणा कर दी। लेकिन अभी तक क्या है कि उनके द्वारा एक बार नहीं कई बार अलग अलग मुद्दों पर जैसे धरना दिए गए हैं, अनशन किए गए हैं, आंदोलन किए गए हैं, लेकिन सारे इस तरह के जो भी इनके द्वारा किए गए घटनाक्रम थे वो बड़े ही पीसफुल थे। तो कैसे कहा जा सकता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पूरी तरह से देखें नए विचारों से परिपूर्ण है, कई सारी जो सरकारें हैं, कई सारे संगठन, कई सारे यूनिवर्सिटीज, यहाँ तक उनके द्वारा खुद स्थापित की गई यूनिवर्सिटीज है, तो ऐसा क्या व्यक्ति इस तरह की सोच रख सकता है जो अब तक देखें तो सबके द्वारा एक आइडियल बना हुआ था, एक हीरो की इमेज थी, क्या अचानक वो विलेन हो जाएगा? या फिर जो एक कहा जा रहा है कि इनके द्वारा एक लोकतांत्रिक देश में क्या इनकी अपनी अभिव्यक्ति या अपनी जो डिमांड है वो रखने का अधिकार नहीं, क्योंकि अभी तक इन्होंने जो भी मांगे रखी हैं वो लद्दाख क्षेत्र के लिए रखी गई है कि लद्दाख को एक यूटीज घोषित कर दिया जाए या फिर पूरी तरह से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, जो छठी अनुसूची है उसको लेकर, या फिर क्षेत्र के विकास को लेकर वहाँ की जो भी वास्तव में कल्चर है, वहाँ की जो सभ्यता है उसके संरक्षित करने के दृष्टिकोण को लेकर इस तरह की डिमांड रखी गई है। तो ये कहीं से भी नहीं लगता है कि जो वांगचुक है इनके द्वारा कुछ इस तरह का किया गया है। लेकिन यहाँ पर कई सारे जो घटनाक्रम है वो इस समय खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि लद्दाख के जो डीजीपी है उन्होंने सोनम वांगचुक पर 24 सितंबर की घटनाओं के दौरान जो भी एक तरह से देखें यहाँ पर हिंसा भड़की या इस तरह के जो भी उपद्रव की स्थिति देखने को मिली, रैम्पेज की स्थिति देखने को मिली, तो उसे भड़काने का कहीं ना कहीं आरोप लगाया है। यहां तक कि डीजीपी का यह भी कहना है कि सोनम वांगचुक का देखें तो एक तरह से भड़काने का या इस तरह का जो उनका इतिहास रहा है। उन्होंने ये भी कहा अपने भाषणों में जो स्प्रिंग अरब स्प्रिंग है या फिर बांग्लादेश या फिर नेपाल का जो जिक्र किया, इस कारण से कहीं ना कहीं उनके ऊपर भीड़ को एक तरह से भड़काने, पैनिक करने का भी एक उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। इसके अलावा देखें तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, FCRA बोलते हैं, तो FCRA भी खास तौर पे चर्चा में, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन जो रेगुलेशन एक्ट है इसका उल्लंघन भी इनके संदर्भ में आरोप लगाए गए हैं कि जो फंडिंग इनको होती थी, इनके NGOs को होती थी, जो विदेशों से चंदा प्राप्त होता था, उन चंदा के संदर्भ में उनके उपयोग में अनियमितता देखने को मिला है या फिर FCRA जो कानून है उसका उल्लंघन देखने को मिला है। तो इस पर भी एक तरह से देखें तो जांच चल रही है और अलग अलग स्तर पे देखें तो इनके द्वारा जो इनके अलग अलग जो उपस्थिति है, चाहे देखें तो नेपाल में जाने को लेकर, बांग्लादेश में जाने को लेकर या अलग अलग जो आयोजन है वहां पर जाने को लेकर भी इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे खास बात है कि डीजीपी जो जामवाल है उन्होंने ये जो कहा कि भड़काऊ जो भाषण है तथाकथित पर्यावरण जो विद सोनम वांगचुक है, इनके लिए क्या है कि वहाँ लद्दाख में जो हिंसा हुई है उसमें इनका कहीं ना कहीं रोल रहा है। तो इस कारण से देखो तो ये जो मुद्दा है ये खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि लद्दाख जो हिंसा हुई है एक तरह से वहां पर जो हुआ, आखिर इसमें अगर हम बात करें कि इस तरह की जो भी हिंसाएं हुई हैं उसका जिम्मेदार आखिर है कौन? क्या वास्तव में सोनम वांगचुक ने जानबूझकर इस तरह के यहाँ पर जो हिंसा भड़की उसमें इनकी भूमिका थी या फिर ऐसा बाई चांस हुआ है? क्योंकि यहाँ पर कई सारे एलिगेशन देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं, जैसे हमने बताया कि FCRA जो एक्ट है इसके तहत इनके NGO के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि अभी तक देखें तो देश में FCRA के तहत कई सारे NGOs या इस तरह के जो भी संगठन हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किए गए हैं, उनके संदर्भ में आंकड़े दिए गए हैं। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि सोनम वांगचुक के संदर्भ में क्या मान्यता है या फिर FCRA जो एक्ट है इसके तहत जो विदेशी चंदा है वो लेने के क्या नियम है जिसका उल्लंघन इन्होंने किया है। तो देखिए, विदेशी जो चंदा है या अंशदान है उसके संदर्भ में FCRA जो एक्ट है ये खास तौर पे 1976 के तहत क्या है, रजिस्टर्ड है। इसके लिए खास तौर पे कहा जाता है कि भारतीय जो स्टेट बैंक है उसके दिल्ली में जो शाखा है उसमें एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर किसी को विदेशी चंदा अपने किसी NGO या किसी अकाउंट में मंगाना है
धन का उपयोग केवल उसी उद्देश्य से किया जाना चाहिए जिसके लिए वो धन प्राप्त किया गया, और इसी के संदर्भ में कहीं ना कहीं इनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। प्राप्त धन किसी भी एनजीओ को हस्तांतरित नहीं कर सकते। ये भी बात कही गई है कि मान लिया कि एक एनजीओ को किसी उसके कार्य के लिए अगर कहीं से विदेशी जो फंड है, जो फॉरेन फंड है, वो प्राप्त हुआ, तो ऐसा नहीं कि इस एनजीओ से फिर दूसरे एनजीओ को ये जो मनी है ये ट्रांसफर की जा सकती है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिले। कुछ और बातें हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे एफसीआरए को 1976 में लाया गया, और इसीलिए लाया गया कि जो भारत के आंतरिक मामले हैं उसमें किसी बाहरी जो देश हैं, एलिमेंट है, उनका जो एक तरह से इंटरफेरेंस है उसको रोका जाए। बाद में 2010 में इस एफसीआरए एक्ट में बड़े स्तर का परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया। फिर 2020 में तत्कालीन जरूरतों के हिसाब से एफसीआरए एक्ट में परिवर्तन किया गया। अगर उद्देश्य की बात करेंगे, ये जो महत्वपूर्ण एफसीआरए एक्ट है, तो ये व्यक्तियों या फिर संघों को मिलने वाले जो भी विदेशी दान होते हैं, जो अंशदान होते हैं, उन्हें रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, और ऐसा विदेशी दान या देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसी कारण से ये कानून मुख्य रूप से बनाया गया है। अगर इस कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों की हम चर्चा करें कि एफसीआरए जो एक्ट है, फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन जो रेगुलेशन एक्ट है, आखिर ये है क्या, तो इसके तहत जो भी पंजीकृत जो रजिस्टर्ड कह सकते हैं समूह है, सामाजिक, शैक्षणिक या धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जो भी विदेशी अंशदान प्राप्त कर सकते हैं, ये इस एक्ट में प्रावधान किया गया है। ये विदेशों में अपने किसी भी रिश्तेदार से प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक प्राप्त करने की अनुमति एक्ट प्रदान करता है, और विदेशों से प्राप्त धन में से 20% से अधिक की जो राशि है वो प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। ये भी इस अधिनियम में उल्लेख किया गया है। ये जो अधिनियम है इसके संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो एक दो चीजें खास तौर पे है कि इसके तहत कुछ खास लोगों के द्वारा विदेशी जो धन है उसको प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पत्रकार हैं, समाचार पत्र और मीडिया प्रसारण कंपनियां हैं, न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारी हैं, चुनाव उम्मीदवार हैं, राजनीतिक जो प्रकृति के संगठन हैं, या फिर विधायिका और राजनीतिक दलों के जो सदस्य हैं उनको या उनके जो पदाधिकारी हैं उनको प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक दो चीजें हैं जिन्हें और आप समझ सकते हैं। जो एफसीआरए है इसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, अगर उसकी हम बात करें तो पंजीकरण के लिए जो भी व्यक्ति हैं या फिर जो निजी संगठन समूह होंगे, एनजीओज होंगे, उनके पास निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम का पूरा प्लान, पूरा एक ब्यौरा होना चाहिए। आवेदक का जो काल्पनिक या बेनामी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से हवा हवाई हो। तीसरी बात, प्रलोभन के एक तरह से देखें तो प्रलोभन या फिर बलपूर्वक धर्मांतरण जो एक्टिविटीज़ है उसमें शामिल होने का कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जो भी फंड है उनका दुरुपयोग या फिर राजद्रोह में सम्मिलित होने की जो संभावना है वो नहीं होनी चाहिए। सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य पैदा करने या आरोपित होने का दोषी नहीं होना चाहिए, या ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए कि जो फंड है ऐसी जगहों पर वो लग सकता है, या फिर इससे एनजीओ के द्वारा कुछ इस तरह का होने की संभावना है। और एक बार अगर एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो गया या प्रदान किया गया तो उसके बाद ये क्या होता है, 5 वर्ष के लिए वैलिड होता है। पंजीकरण की समाप्ति अगर मान लिया कि इस वर्ष 2025 में किया गया तो 5, 25, 26, 27, 28, 29, फिर 30 में फिर क्या करना होगा, इसे रिन्यू कराना होता है और इसके लिए बाकायदा आवेदन करना होता है। अगर हम बात करें कि जो रजिस्ट्रेशन है वो अगर रद्द करने की बात की जा रही है, जैसा कि अभी वांगचुक के जो एनजीओज हैं या इस तरह के जो भी उनके द्वारा संचालित इस तरह के जो कह सकते हैं कि संस्थान है, उनके जो रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं, तो किस आधार पर एफसीआरए एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाते हैं। तो देखिए इसमें एफसीआरए के जो प्रावधान है, जो कि अभी हमने बताया, जो भी महत्वपूर्ण कानून है, उनका अगर उल्लंघन पाया जाता है या किसी जांच में आवेदन का जो विवरण है वो गलत पाया जाता है कि जिस कार्य के लिए जो एनजीओज बने हैं या जो रजिस्ट्रेशन लिया गया है एफसीआरए एक्ट के तहत कि ठीक है अमुक कार्य के लिए विदेशी चंदा हम ले सकते हैं, लेकिन अगर वो चंदा किसी और कार्य के लिए लिया जाता है या किसी अन्य कार्य में उसका उपयोग किया जाता है तो फिर वो गलत आधार माना जाएगा। यही नहीं, लगातार 2 वर्षों तक अपनी निर्धारित सामाजिक कल्याण जो गतिविधियां हैं वो अगर निष्क्रिय रहती हैं तो फिर क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। केंद्र सरकार की राय में यदि जनहित में उसका कोई प्रमाण पत्र, अगर हम बात करें केंद्र सरकार की राय में यदि जनहित में यदि उसका जो प्रमाण पत्र है वो रद्द करना आवश्यक हो, जो कि अभी एक तरह से आधार बनाया जा रहा है कि वांगचुक के द्वारा जो भी संचालित एनजीओ या इस तरह के संस्थान है उनका
वर्तमान में जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द करना अनिवार्य है, जो कि जनहित में सही है। तो उस आधार पर अभी क्या किया गया, रद्द किया गया। तो यही वाला एक कह सकते हैं कि क्लाज है इसमें। इसके अलावा देखें तो विदेशी जो धन प्रयोग है उसके मामले में अगर वित्तीय अनियमितता पाई गई तो फिर क्या है कि रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। ये भी क्या है कि वांगचुक के जो एनजीओज हैं उन पर लागू हो रहा है। और यही बात कही गई है कि उनके द्वारा जो भी विदेशी चंदा प्राप्त किया गया उसका जो प्रयोग है उसके संदर्भ में अनियमितता देखने को मिली है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो एफसीआरए एक्ट के तहत लागू होती हैं, जिन पर हमने बात कर ली। तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू है कि लद्दाख को जो भी राज्य देने की मांग को लेकर जो धरने पर बैठे हुए थे सोनम वांगचुक, और वहां पर हिंसा हो गई, इस तरह की जो भी घटनाक्रम देखने को मिला। अब इसके बाद इनकी जो मुश्किलें हैं ये बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि अब यहाँ पर जो शुक्रवार को जो एनएसए है उसके तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, एक तरह से डिटेन कर लिया गया। ये सबसे खास तौर पर चर्चा में, क्योंकि राष्ट्रीय जो सुरक्षा कानून है ये बड़ा ही अहम कानून माना जाता है अपने देश का। और राष्ट्रीय जो सुरक्षा कानून है ये अपने देश की जो व्यवस्था है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उससे सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। और इस कारण से देखें तो इसके संदर्भ में कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। और यहाँ पर जो हिरासत की अवधि है, जैसा कि हमने बताया कि स्टार्टिंग में तो 3 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है, और अगर हिरासत और बढ़ाना है तो ये 12 महीने तक यानी 1 वर्ष तक ये जेल में रह सकते हैं बिना मुकदमा के। इनके कहीं ना कहीं एक तरह से 3 महीने तक इन्हें डिटेन किया जा सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इनके संदर्भ में अब इनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा सकती हैं। संवैधानिक आधार पर ये कह सकते हैं कि आर्टिकल जो 22 है इसके प्रिवेंशन की जो डिटेन है इसकी जो अनुमति है ये अधिकतम 3 महीने या आगे संसद इस पर कानून बना सकती है। और इसके लिए बाकायदा हमने बताया कि यहाँ जो भी जजों का एक पीठ बनेगी और वो इनके ऊपर विचार करेगी कि आखिर वास्तव में जो इनकी गिरफ्तारी है वो सही है या नहीं है। तो इस तरह की बात इनके संदर्भ में देखने को मिल सकती है। तो ये सारी बातें अब चर्चा का विषय बनी हुई। यहाँ पर 1-2 चीज़ें और हैं, जैसे निवारक निरोध की अगर हम बात करेंगे कि निवारक जो निरोध है वो क्या है। तो निवारक जो निरोध है एक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा पहले से किए गए उसके जो भी अपराध है उसके लिए नहीं, बल्कि उसे ऐसे कार्य से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाता है जिससे सार्वजनिक जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो आवश्यक जो एक तरह से आपूर्ति के स्तर पे जो खतरा है वो हो सकता है, उसे रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो किसी को एक तरह से डिटेन कर लिया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पर देखें तो एक तरह से निवारक निरोध के तहत क्या किया गया, इन्हें डिटेन किया गया, किसको, सोनम वांगचुक को। तो इस तरह की जो भी क्रिया होती है उसके पीछे उद्देश्य इतना होता है कि संभावित जो नुकसान है उसे टाला जा सके। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक है कि दंडात्मक नज़रबंदी, पहली बात। तो निवारक निरोध, दोनों में थोड़ा सा हम अंतर समझने का प्रयास करेंगे कि एक तो जो निवारक निरोध है, जैसा कि हमने बताया कि इसमें क्या होता है कि अगर कुछ भी ये पाया गया कि किसी व्यक्ति के कारण कुछ इस तरह की स्थिति हो सकती है, कोई बड़ी घटना हो सकती है, या जिसे व्यक्ति या उसके द्वारा पहले से किए गए अपराध नहीं बल्कि ऐसे कार्य से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाता है जिससे सार्वजनिक जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा है, वो प्रभावित हो सकती है। दूसरे तरफ अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो दंडात्मक नज़रबंद की बात की जा रही है, ये क्या होती है, तो कानून की उचित प्रक्रिया के आधार पर पहले से किए गए अपराध के लिए दोष अगर सिद्ध हो जाता है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो फिर क्या है कि दोष सिद्धि के बाद सजा के रूप में क्या होता है, उसके ऊपर दंडात्मक जो नज़रबंदी है ये लागू किया जाता है। और इसके संदर्भ में देखेंगे तो संवैधानिक जो प्रावधान है वही है, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 22 है उसके तहत जो भी निवारक निरोध है उसकी अनुमति प्राप्त होती है। यानी कि अनुच्छेद 22 में या कह सकते हैं कि जो भाग 2 है उसमें इसका उल्लेख मिलता है कि पहला जो भाग है वो सामान्य कानून के मामले से संबंधित है, और जिसमें ऐसी स्थितियां शामिल है जहां किसी भी व्यक्ति को आपराधिक जांच के तहत क्या किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। अब थोड़ा सा प्रिवेंशन जो डिटेक्शन एक्ट है ये खास तौर में चर्चा में है। इसके अलावा हमने जो आर्टिकल 22 थी उस पर भी हमने बात कर ली। अब निवारक जो निरोध है, और दूसरी तरफ देखेंगे कि ये जो बड़ा ही महत्वपूर्ण जो कानून है ये हमारे लिए सबसे आम हो जाता है, जो एनएसए है ये चर्चा में है। इस पर थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर क्या है राजद्रोह कानून,
क्योंकि यही चर्चा में है। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत क्या किया गया, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। तो भारत में जो निवारक निरोध है, इसकी जो परंपरा है, ये औपनिवेशिक काल से चली आ रही है। और देखेंगे तो स्वतंत्रता के बाद जो भी निवारक अधिनियम है, ये 1950 के माध्यम से क्या है कि इसे संस्थागत रूप प्रदान किया गया था। इसके बाद देखें तो विवादास्पद जो भी आंतरिक सुरक्षा के जो मामले हुए या फिर इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण कानून हुए, वो 1971 में लागू किए गए, जिसे आपातकाल के बाद एक तरह से इमरजेंसी काल के बाद निरस्त कर दिया गया। फिर 80 के दशक में राष्ट्रीय सुरक्षा जो अधिनियम है, NSA, लागू किया गया, जिसके तहत केंद्र, राज्यों, जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस आयुक्त जो है वो किसी व्यक्ति को पहले से हिरासत में लेने का जो राइट्स है, जो अधिकार है, वो देता है। आपराधिक जो भी कानून है उसके तहत देखें तो दंडात्मक जो गिरफ्तारी है, उसके विपरीत जो भी NSA निरोध निवारक है, जिसका उद्देश्य इतना ही है कि व्यक्तियों को भारत की जो भी सिक्योरिटी है, नेशनल जो सिक्योरिटी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, विदेशों के संबंध में देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा है, या सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक जो भी आपूर्ति है, उसके लिए जो भी हानिकारक या इस तरीके से कार्य करने से जो लोग हैं उन्हें रोकना है। और ये जो अधिनियम है, ये सरकारों को खतरे से निपटने के लिए व्यापक जो अधिकार उन्हें प्रदान करने के लिए, साथ ही दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ प्रतिक्रियात्मक जो सुरक्षा उपाय है वो भी प्रदान करती है। अगर राजद्रोह के कानून की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर हम बात करें, ये सबसे अहम हो जाता है हमारे लिए। तो किसी भी राज्य, शहर अथवा जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एक तरह से देखें तो ये नेशनल जो सिक्योरिटी एक्ट है, इसके तहत तो उन सभी प्रावधानों को शामिल किया गया है। और ये जो कानून है, ये अपराध को कम करने, साथ ही जो भी अपने देश के नागरिक हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने, न्याय प्रदान करने के लिए ये बनाया गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कानून यही माना जाता है NSA, जो भारतीय दंड संहिता है, इसके तहत राजद्रोह जो कानून है उसका डिटेल में उल्लेख किया गया। तो ये आपके लिए सबसे अहम हो जाता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो NSA है, इसके तहत हिरासत आदेश जो है, गिरफ्तारी जो वारंट है, उसी तरह से काम करते हैं, जिससे अधिकारियों को एक तरह से जो भी व्यक्ति होगा उनके निर्दिष्ट स्थानों पर रखने और उन्हें राज्यों के बीच में स्थानांतरित करने के साथ ही जो भी शर्तें होती हैं वो शर्त लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो ये सबसे अहम कानून माना जाता है। यही नहीं, हिरासत के आधार पर जानकारी इसमें महत्वपूर्ण होती है। और ये भी कहा जाता है कि 5 से लेकर 15 दिन के भीतर वो जानकारी दी जानी चाहिए, तथा बंदी सरकार को अपना अभ्यावेदन जो है वो प्रस्तुत करने का एक अधिकार है। उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उनके एक सलाहकार बोर्ड के हिसाब से देखें तो 3 सप्ताह के भीतर मामले की समीक्षा करनी होगी। यदि कोई पर्याप्त कारण यहाँ पर नहीं है तो रिहाई के आदेश देना होगा। इस तरह की जो बात है, जो कि पहले हमने बताया था कि इस तरह की जो भी गिरफ्तारी है, इनके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण न्यायाधीशों की बोर्ड बनाई जाएगी। वो इस पर जांच करेगी कि क्या इनकी जो गिरफ्तारी है वो सही है या फिर गलत है। नज़रबंदी की बात करें तो 12 महीने तक की नज़रबंदी हो सकती है। हालांकि इससे पहले भी रद्द किया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो गिरफ्तारी है वो लंबे समय तक हो सकती है। हालांकि सुरक्षा जो उपाय है वो सीमित है, क्योंकि बंदियों को सलाहकार बोर्ड के समक्ष कानूनी जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं मिल सकता। और दूसरी तरफ सरकार सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए तथ्यों को रोक सकती है, जिससे महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं, जो अधिकार हैं, वो कहीं ना कहीं उस रूप में लागू नहीं हो सकते। अब यहाँ पर जो बार बार वांगचुक की बात की जा रही है, इनके संदर्भ में कानूनी उपाय क्या हो सकते हैं, तो सोनम वांगचुक सरकार को प्रतिवेदन देकर जो NSA राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है उसके तहत अपनी नज़रबंदी को चुनौती दे सकते हैं, या फिर 3 सप्ताह के भीतर सलाहकार जो बोर्ड है उस बोर्ड की समीक्षा का इंतजार कर सकते हैं कि ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि जो सलाहकार बोर्ड होगी न्यायाधीशों की, वो इनके ऊपर विचार करेगी कि आखिर इनकी जो गिरफ्तारी है वो सही है या फिर नहीं है। दूसरी बात करें कि अगर जो भी इस पे बोर्ड होगा जो अपनी राय देगा, अगर वो पर्याप्त कारण न पाए जाने की स्थिति होती है तो हो सकता है कि इनकी रिहाई के आदेश वो बोर्ड दे दे। दूसरी बात कि वो हिरासत की जो वैधता है उसको चुनौती देने के लिए आर्टिकल 226 या फिर 32 के तहत ये न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार स्वयं भी किसी भी स्तर पे जो आदेश है उन आदेशों को रद्द भी कर सकती है, जब तक कि ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। और NSA औपचारिक जो आरोप हैं उन पर खुली अदालत में साक्ष्य के बिना हिरासत में रखने की अनुमति भी देता है, जिससे अधिकारियों को इन्हें हिरासत में रखने की जो
पूरी छूट है वो भी मिल जाती है। तो इनके सामने जो स्थिति है वो सामान्य नहीं रहने वाली है, वो काफ़ी कठिन होने वाली है। इसके अलावा देखेंगे तो एनएसए का जो पिछला उपयोग हुआ है, जो दुरुपयोग हुआ है, उसकी अगर हम बात करें तो एनएसए का प्रयोग कई बार हाई प्रोफाइल जो मामले हैं उनमें किया गया है। 2023 में कट्टरपंथी जो सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह हैं, उनके संदर्भ में इसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया था। इससे पहले भी भीम आर्मी के जो प्रमुख चंद्रशेखर, जो रावण कहे जाते हैं, इस तरह से नाम उन्होंने यूज किया था। ऑफिशियली उनका नाम नहीं है, चंद्रशेखर जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद है, उन पर 2017 में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया गया था। तो इस तरह के जो अलग अलग घटनाक्रम है वो देखने को मिला है। इस कानून ने डॉक्टर काफिल खान जैसे व्यक्तियों को भी निशाना बनाया, जिनकी 2020 में हिरासत में देखें तो एक तरह से हिरासत में लिया गया था। ये अलग बात है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाद में इनके संदर्भ में जो मामले थे उनको रद्द कर दिया था। यही नहीं, अभी हाल ही में देखें, जैसे हमने सुबह ही सेशन में डिस्कस किया है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखें तो लव जिहाद या इस तरह के जो भी मामले हैं, उन मामलों में सांप्रदायिक जो हिंसा है, गौहत्या है, जो एक तरह से आदतन जो अपराध है, उसमें एनएसए लागू किया है, जो अक्सर देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा को बढ़ा चढ़ा कर बताता है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें अब तक देखें तो इस तरह के जो कानून है, नेशनल सिक्योरिटी जो नियम है, इसे लागू किए गए हैं। कुछ मुद्दों पर इसकी आलोचना भी होती है, जैसे लोकतंत्र बनाम सुरक्षा की बात की जाती है, जिसमें ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक विरोध को दबाव देने के लिए, उसे कहीं ना कहीं कंप्रेस करने के लिए क्या किया जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उपयोग किया जाता है। यही नहीं, मानवाधिकार का उल्लंघन भी माना जाता है, क्योंकि बिना मुकदमे में किए ही क्या होता है कि ये लगभग देखें तो कई महीने तक जेल में रखा जा सकता है। जो जुडिशियल रिव्यू समिति है उसके आधार पर भी इसकी आलोचना होती है कि अदालत की सीधी जो दखल है इस मामले में बड़ा ही लिमिटेड है। यानी पहले हमने बताया कि इसमें सीधे जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं अधिकार हैं वो एक तरह से सीमित हो जाते हैं, और इस कानून का दुरुपयोग होने की पूरी संभावना बनी रहती है, क्योंकि एक्टिविस्ट, पत्रकार, राजनीतिक जो विरोधी हैं उन पर बार बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे आधार हैं जिनके तहत कह सकते हैं कि एनएसए जो कानून है इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। तो इस तरह से हमने जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन पर बात कर ली। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में नहीं था? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 22? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इस टॉपिक पर आपके मेंस के भी जो प्रश्न है वो भी बन सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा जो अधिनियम है उसका जो प्रयोग है, उसका जो एक तरह से यूज है, वो सुरक्षा, लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उनके बीच में संतुलन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। हालिया जो सोनम वांगचुक का जो मामला है इसके संदर्भ में चर्चा करने को आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक पर। तो आज हमने इसी पूरे घटनाक्रम में जो एनएसए है और ख़ास तौर पे जो विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण जो अपने देश में अधिनियम है, उन दोनों विषयों पर डिटेल में उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।